हेलो ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका जो फॉरेन ट्रेड का बेसिकली जो चैप्टर मैं करवा रही थी आपको, उस फॉरेन ट्रेड में अगला पॉइंट है आपका कंपैरिजन ऑफ ट्रेड मोड एंड इन्वेस्टमेंट मोड। ट्रेड मोड और जो आपका इन्वेस्टमेंट मोड है, इनके हम आज करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट रूट्स ओवर ट्रेड रूट्स, कि जो हम ट्रेड रूट के थ्रू जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। कहने का मतलब है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो हम ट्रेड रूट के थ्रू मीन बिजनेस के थ्रू जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है ओवरकमिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। जो हम बिजनेस करते हैं, जो भी हम फॉरेन मार्केट के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, उसमें हमें टैरिफ और नॉन टैरिफ जो तरह की कुछ प्रॉब्लम्स का हमें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमारा वो एक्सपोर्ट टैक्स हो जाता है या एक्सपोर्ट का जो कोटा फिक्स किया जाता है, एक्सपोर्ट का लाइसेंस वगैरह है। इस तरह की जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम किसी भी फॉरेन कंट्री में करते हैं, तो जो हमारी कंपनीज होती हैं जो कि वहाँ पर माल अपना भेजना चाहती हैं, वो अपने उन सभी टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को देखकर और उसके बाद ही करती हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये हो जाता है कि हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से पहले हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और उसी के बेस पर हम अपने प्रोडक्ट का उचित जो प्राइस होता है, एक राइट प्राइस जो होता है, उसको हम फिक्स कर लेते हैं और उसी के बेसिस पर हम अपने पैसे को लगाते हैं। उसके बाद सेकंड आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ द चीप लोकल रिसोर्सेज। वो कहता है हमें काफ़ी चीप लोकल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि जिस चीप फैक्टर कॉस्ट जो होती है हम उसका भी काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। जो कि हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वो काफ़ी डेवलप्ड होते हैं और उनसे हम अपनी उन कंट्रीज़ में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर और काफ़ी वहाँ पर अपनी मार्केट को कवर अप कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेजेस होता है। तीसरा वो कहता है सेविंग्स इन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। कई बार क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस के रूट्स होते हैं, हम एंट्री तो कर जाते हैं लेकिन वहाँ पर हमें क्या होता है काफ़ी ट्रांसपोर्ट टैक्स वगैरह करना पड़ता है। तो कहता है हम ये चीज़ें भी चेक करते हैं कि जो हमारा भाड़े वगैरह हैं या वेजेस वगैरह हैं या लेबर कॉस्ट वगैरह है या हमारे आने जाने का जो इंश्योरेंस वगैरह है या हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ती है और उसके बेसिस पर हमें कितना कॉस्ट को इंक्रीज डिक्रीज करना है, उसके बेसिस पर हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ द पॉलीसेंट्रिक अप्रोचेज। वो कहता है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का भी बेनिफिट यहाँ पर काफ़ी पड़ता है। वो कहता है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है, लोगों की पसंद डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन द डिफरेंट मार्केट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट फ्लेवर्स और उनकी प्रेफरेंसेस जो होती हैं, उन सभी चीज़ों का भी यहाँ पर हमारे जो ट्रेड रूट्स होते हैं उन पर बेनिफिट्स हम ले सकते हैं और उसी हिसाब से जहाँ पर जिस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है और लोगों का जैसा ही टेस्ट और फ्लेवर होता है उसी के बेसिस पर हम चीज़ों को देते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। हम रिस्क को भी डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि मान लो एक फॉरेन कंट्री में करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, दूसरी में हमें बहुत प्रॉफिट होता है, तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट वहाँ पर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं जिससे कि ओवरऑल हम प्रॉफिट कमाने लगते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथनेस पॉलिटिकल टाइज। वो कहता है राजनीतिक जो होते हैं संबंध जो होते हैं वो भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि देखो जब हम कहीं पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और उस कंपनी की दूसरी कंट्रीज़ की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो हमारे जो पॉलिटिकल जो रिलेशंस होते हैं वो भी काफ़ी टाइज हो जाते हैं, मीन अच्छे बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म एंट्री, एक बार जब हम किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम फ्यूचर में भी एक लॉन्ग रन के लिए एंट्री होती है, ये नहीं होता एक शॉर्ट रन के लिए होती है। आप 10-15 साल तक कॉन्टिन्यूसली बिजनेस करते रहते हैं। उसके बाद आपके आते हैं लिमिटेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट रूट। लिमिटेशंस कौन कौन सी है, काफ़ी सारी लिमिटेशंस यहाँ पर बताई गई हैं। उनमें से जैसे मैं ये कहती हूँ कि मान लो आपकी कुछ देशों का जो है बिजनेस जो होता है वो आपकी सूटेबल नहीं होता, लोगों के टेस्ट फ्लेवर नहीं मिल पाते, लोगों का इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, इकोनॉमिक स्केल में प्रॉब्लम आती है या रूल रेगुलेशन या लीगल फाउंडेशन पॉलिटिकल की वजह से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो कहता है ये सारी चीज़ों में वो कहता है इसमें बड़े पैमाने मीन सबसे पहला इकोनॉमिक ऑफ द स्केल, मीन जब आप बड़े रूट पर मीन जब आप बड़े कंट्री में कहीं पर करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जितना ज़्यादा आप बड़े कंट्री में करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिस्क फैक्टर भी बियर करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा जो आपकी स्पेशलाइजेशंस वगैरह होती हैं उनका आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं और जो आपकी टैरिफ वगैरह की जो रुकावटें होती हैं उनका भी आप क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, उनसे भी आप
बच सकते हैं। नीड ऑफ लेसर रिसोर्सेज जो होते हैं, कम रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्री में करते हैं तो आपको काफ़ी रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है सुटेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो कहते हैं जो प्रोडक्ट्स मतलब बहुत भारी मात्रा में होते हैं, बल्कि में होते हैं, जैसे आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, फ़ोन्स वगैरह हैं, ये तो आप इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन जो बल्कि होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरीज वगैरह होती हैं और नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट इन होस्ट नेशन, बहुत ही इन्वायरमेंटल फैक्टर जो मैं आपको बता चुकी हूँ उसकी वजह से भी होता है कि कहीं पे सर्दी ज़्यादा है, दंगे फसाद ज़्यादा रहते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर है, लीगल बाउंडेशंस वगैरह ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एंट्री फॉर द शॉर्ट पीरियड, आप यहाँ पर छोटे टाइम पीरियड के लिए नहीं करते, क्योंकि ये बेनिफिट में बताया गया है कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आप इसमें एंट्री करते हैं, तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं करते, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम होती है। ईजी एग्जिट, आप आसानी से बाहर नहीं आते, क्योंकि अगर आप आसानी से बाहर आएंगे तो आपको काफ़ी लॉस बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी टेक्नोलॉजी, कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी पर भी कंट्रोल होता है, क्योंकि दूसरे देश भी डेवलप्ड होते हैं, उनमें भी टेक्नोलॉजी होती है और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट में रखी जाती हैं, तो वो चीज़ें भी प्रॉब्लम में आती हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जनरेशन से है कि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी आपको बढ़ावा देते हैं, लेकिन वो आप दूसरी कंट्रीज़ को देते हैं, अपनी कंट्रीज़ में नहीं देते, जिसकी वजह से आपकी जो अपनी कंट्रीज़ होती हैं वो वहाँ पर लोग जो है बेरोज़गार हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं यहाँ पर इसकी, तो वो लिमिटेशंस जो हैं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आपका आता है फॉरेन एंट्री मोड्स या एंट्री स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है। ये भी आप कर चुके हैं और पीछे थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी चुकी हूँ। सबसे पहले एक्सपोर्ट के थ्रू आप फॉरेन में एंट्री कर सकते हैं, या वहाँ पर आप फ्रेंचाइजीज या लाइसेंसिंग वगैरह करके आप कर सकते हैं, लाइसेंस लेकर वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर आप एंट्री कर सकते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से भी कर सकते हैं, मीन आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है, ऑर्डर वगैरह ले लिया फॉरेन कंट्री से, तो वो ऑर्डर आपको पूरा करना है, तो उसके बेस पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। तीसरा आता है, नेक्स्ट आता है फोर्थ आपका ज्वाइंट वेंचर के थ्रू भी आपने वहाँ पर किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया और आप उसके बिजनेस में साझेदार हो गए, और साझेदारी में आप वहाँ के लोगों की टेस्ट वगैरह फ्लेवर अच्छी तरह से जान पाते हैं और काफ़ी बेनिफिट्स उठा पाते हैं। उसके बाद कई बार मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी मैनेजमेंट जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट जो होती है वहाँ से पैसा उठा लेती है दूसरी कंट्री से, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर या पैसा लगा देते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से आपके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं और उस बेस पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। होल ऑन सब्सिडरीज के बेसिस पर भी, जैसे कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आपकी भारत में जो है, इंडिया में जो है वो मोस्टली स्थापित की गई, तो वो कहता है कि इस तरह से भी आप होली ऑन सब्सिडरीज लेकर भी आ सकते हैं किसी दूसरी कंट्रीज़ में, या लेकर जा सकते हैं। असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जो कि साझेदार होते हैं, मीन जो आपके असेंबल किए हुए होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हम कार यहाँ बनाते हैं, लेकिन उसके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं वो हम फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं, तो कहते हैं असेंबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बन जाते हैं, कई बार स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड भी बन जाते हैं। क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन के बेस पर भी आप एंट्री कर सकते हैं फॉरेन मार्केट के अंदर, तो वो चीज़ मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। उसके बाद है थर्ड कंट्री रूट्स के थ्रू भी, मान लो एक कंट्री बीच में आता है, वहाँ पर सप्लाई करते वक्त तो आप उस कंट्री से भी अपने रिलेशन बना लेते हैं और वहाँ पर भी अपने माल को सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रैटेजिक अलायंस की वजह से भी कुछ इस तरह की कस्टमर सेवाएँ होती हैं या कस्टमर सर्विस सेंटर्स बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि आप एंट्री कर पाते हैं। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ बेची और वहाँ पर आपने सर्विस सेंटर्स बना दिए, अब उस सर्विस सेंटर्स पर आप अपने दूसरे प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स को भी सेल परचेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी काउंटर ट्रेड्स भी होते हैं। काउंटर ट्रेड्स क्या होते हैं? बार्टर सिस्टम के अलावा, जो मैंने अभी आपको पहले पिछली वीडियो में बताया भी था, ट्रंकी प्रोजेक्ट्स, काउंटर ट्रेड, ये मैं आपको वहाँ बता चुकी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके फैक्टर कॉज एसेंशियल कंडीशन फॉर एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट, कि किन किन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन को, कि दूसरी कंट्रीज़ में क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या मीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या पॉलिसीज़ हैं, वहाँ की एक्सचेंज रेट कैसी है, वहाँ की पॉलिसीज़ लिबरल हैं या फिर आपकी लिबरल नहीं है, लाइसेंस इजीली मिल जाता है, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान देंगे। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, आप मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आते हैं, मीन जहाँ पर आप आराम से खुले दरबार की तरह, मतलब आपने अपने बिजनेस को कर सकते हैं और अपनी करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसके अंदर की आपकी ट्रिम आता है,
उस स्ट्रीम के अंदर वो कहता है जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती है, मीन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, जैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, FDI वगैरह है, तो कहता है वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहती हैं। उसके अलावा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सफिशिएंट रिसोर्सेज का मतलब है आपके पास प्रॉपर पैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आप कम्पिटिटिव एडवांटेज को भी देखेंगे कि इंडिया में अगर आप सप्लाई करते हैं या अपनी ही कंट्री में अगर आप चीज़ों को बेचते हैं तो आपको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, दूसरी कंट्रीज़ में अगर जाते हैं तो कितना कंपटीशन करना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी देखनी पड़ेगी कि आप जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अवेलेबल है और वो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कन्वीनियंट है, मीन जो आप बेचना चाहते भेजना चाहते हैं वो बल्कि तो नहीं है, ठीक टाइम पर पहुंच जाएगा, बिल्कुल सही, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, ड्यूरेबल है, ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान में देना है। उसके अलावा आपको वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशंस का फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड हो रही हैं, वो भी फैक्टर अफेक्टिंग है कि आपको प्रॉपर टाइम पर कम्युनिकेशन मिल जाए, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने माल को तैयार करेंगे, प्रोडक्ट्स को आप तैयार करेंगे। उसके अलावा आपका है एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कि दूसरी कंट्रीज़ भी वहाँ पर अगर सप्लाई करती हैं तो आप वहाँ से भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ग्रोथ इन द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, जब आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो आपका क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, और उस ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि आपकी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है कि वहाँ से कंट्रीज़ जो होती हैं वो FDI वगैरह के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू फ्रेंचाइजीज खोलती हैं और काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और दूसरी कंट्रीज़ की करेंसीज जो है वो अपने इंडिया में आती है, जिसकी वजह से एक अच्छे हेल्दी रिलेशंस होते हैं और एक ग्रोथ मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है कंट्री को। गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो जाती हैं, कई बार दूसरी कंट्रीज़ के आकर यहाँ पर हमारे हाईवेज, पुल्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं। ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी, मीन इस तरह की करेंसीज़ को जो IMF की करेंसीज़ होती हैं, SDR में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में जो 4 करेंसीज़ को मान्यता दी गई है कि वो सभी पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में चलेंगी, उसी तरीके से वो कहता है कि जो आपकी ग्लोबल एक्सेप्टेड करेंसी है उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है SDR का। उसके बाद आता है ग्लोबल विजन्स एंड ओरिएंटेशन, वो कहता है ग्लोबल विजन्स और ओरिएंटेशंस का होना भी चाहिए, क्योंकि जो ग्लोबल दूर तक देखने वाला होना चाहिए, मीन उसकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और उसका अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए, मीन उसकी सेंस अच्छी होनी चाहिए, उसकी अच्छी इच्छाएं होनी चाहिए, मीन वो हर तरीके से अपनी कंट्रीज़ को एक बेनिफिट प्रोवाइड करने में हेल्प कर सके। तो ये सारे थे बेटा आपके जो आज की रिकॉर्डिंग में था मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट आप नेक्स्ट में करेंगे।